नमस्कार। झारखंड टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल के भाषण पर और हम जानेंगे कि सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रहीं और राज्यपाल ने किन बातों का जिक्र किया अपने भाषण में। तो हम इस पर चर्चा करने के लिए अपने साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं बहुत ही जानकार, प्रशासनिक मामलों के भी जानकार और संसदीय मामलों के भी जानकार विधायक लंबोदर महतो जी का। तो लंबोदर जी, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, सभी दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में, क्योंकि अभिभाषण जो होता है वो प्रतिबिंब होता है सरकार का, सरकार क्या कर रही है और क्या करने जा रही है इसका वो प्रतिबिंब होता है। तो क्या लगता है, जैसे खास करके जो सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू की गई है गरीबों के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी जैसी योजना है, तो ये योजना कितना लाभ पहुंचाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना राज्यपाल के अभिभाषण के क्रम में आई है और निश्चित रूप से जब हम लोग अभिभाषण का माननीय राज्यपाल ने शुरुआत किया तो उनके 4 वाक्य जो है वो पूरे पूरे अभिभाषण को प्रतिबिंबित करता है। एक तो उनका था कि पूज्य बापू का जो ग्राम स्वराज का संकल्पना था, उन्होंने फिर बाबा साहब अम्बेडकर की समाज न्याय की नीति का उल्लेख जो किया और नेहरू जी के आधुनिक भारत बनाने का जो उनका स्वप्न था और भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक दर्शन। जी, निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा का जो अगवा देशों में अगवा राज्य का संकल्पना था, जल जंगल जमीन की बात थी, तो निश्चित रूप से इन बातों से महामहिम ने शुरुआत किया था और ये सारी बातें निश्चित रूप से उनके अभिभाषण के लिए एक सांकेतिक तौर पर सरकार की योजनाओं और उनकी नीति और सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। तो उस क्रम में अगर हम लोग देखें कि सोना सबरन योजना जो है सरकार की, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना में राज्य सरकार वर्ष में 2 बार 10 रुपये में धोती साड़ी या लुंगी देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से जो राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजर बसर करने वाले हैं, जिनके लिए धोती साड़ी या लुंगी लेना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों के लिए लाभकारी योजना है। लेकिन इसमें हम लोगों का एक भी सुझाव था, एक और इसमें सुझाव हम लोगों का था कि निश्चित रूप से इस योजना में जो बजट में प्रावधान किया जाता है, जो राशि नगद राशि, तो ज़्यादा अच्छा रहता कि सीधे उनके बैंक खातों में पैसा लाभुकों को दे दिया जाता और लाभुक अपनी सुविधा अनुसार जो जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है, धोती साड़ी या लुंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीदते, तो इस योजना की उपयोगिता और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मतलब आपका कहना है कि सोना सोबरन धोती साड़ी योजना जो है ये और ज़्यादा इफेक्टिव होती अगर ये डायरेक्ट इसका पैसा चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल, उसका बैंक खाता में सीधे, जैसे अन्य योजनाओं में जिस तरह से राशि सीधे उनके खाता में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इस योजना में भी जो लाभुक के लिए जो प्रावधानित राशि है, अगर लाभुक के खाते में सीधे चला जाता तो लाभुक अपनी सहूलियत के हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर सकते लेकिन हैं। मानना पड़ेगा, चूंकि झारखंड में गरीबी बहुत है और गरीब जनता है, तो गरीब जनता के कल्याण के लिए एक बहुत अच्छी योजना है। इस बार ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्णय लिया गया, ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का, उसे बढ़ाने का। तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी, चूँकि हमारी जो झारखंड की भाषा है, संस्कृति है, लोक कल्याण से सोच से संबंधित विषय पर बढ़ावा मिलेगा ट्राइबल यूनिवर्सिटी से, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सरकार का पहला जो बजट सत्र था जी, उसी बजट सत्र ने सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम झारखंड राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी लाएंगे और निश्चित रूप से लाया भी है और इसका हम लोग विधानसभा से भी इसका बिल पास हुआ है और निश्चित रूप से ये ट्राइबल यूनिवर्सिटी झारखंड राज्य के जो 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, इनके संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए और इनके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से ट्राइबल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट झारखंड राज्य के जो मूलवासी हैं, जो आदिवासी हैं, उन और उनके जो बीच में जो बोली जाने वाली भाषा है, जो यहाँ के क्षेत्रीय भाषा के रूप में पंच परगनिया है, कुड़माली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंच परगनिया है और जो ट्राइबल भाषा के रूप में करमाली वगैरह। ये है ट्राइबल भाषा के रूप में कुड़ुक है, संथाली है, मुंडारी है, खड़िया है, हो है और जो पहाड़िया जनजाति के लोग मालते हो। तो निश्चित रूप से इन भाषाओं का
जिनको वर्षों से इनके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए आवश्यकता थी। तो सरकार की इस प्रयास से निश्चित रूप से उपयोगी होगा। इसमें एक चीज़ मेरा और जो सुझाव रहेगा राज्य सरकार को, निश्चित रूप से अभी चूंकि पूरे राज्य में भाषा की बात चल रही है, कई मामले आए हैं, तो इसमें राज्य सरकार के लिए ज़्यादा चूँकि कोई भी भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग प्राथमिक विद्यालय के स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक इसकी पढ़ाई हम लोग सुनिश्चित करें। ट्राइबल यूनिवर्सिटी से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में होगी। ऐसे भाषाओं के वैज्ञानिक तरीके पर प्रामाणिक तरीके से इसको संवर्धित करने के लिए सहूलियत होगा। लेकिन जब मेरा जड़ मजबूत नहीं होगा तो निश्चित रूप से आगे जाके शाखाएं कमज़ोर होंगी। इसलिए सरकार चाह रहे हैं कि क्लास 1 से बिल्कुल ही ये पढ़ाया बिल्कुल जाए। क्लास 1 से लेके प्रारंभिक शिक्षा जो है, जिनकी जो मातृभाषा है, जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, वहीं से क्लास 1 से इसकी पढ़ाई हो, पीजी तक हो, और निश्चित रूप से इन भाषाओं का में शोध भी हो, पीएचडी भी हो, डिलीट भी हो। तो निश्चित रूप से और कई ऐसे अभी भी कई ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर कुछ जगह पर तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई पीजी लेवल पर हो रही है, लेकिन कुछ जगह पर नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे बीच में ट्राइबल यूनिवर्सिटी तो हम लोग कंसेप्ट ला रहे हैं, सरकार का अच्छा पहल है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फैकल्टी उपलब्ध हो, चूँकि बिना फैकल्टी का हो नहीं पाता है। अभी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अभी रांची में भी जो डिपार्टमेंट है, जो ट्राइबल और इसका ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है, निश्चित रूप से वहाँ पर प्राध्यापकों की कमी है, संसाधनों की कमी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को देखना कि जो सरकार ट्राइबल यूनिवर्सिटी ला रही है, इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी अच्छे से अच्छे हों, शोध कार्य उन्नत तरीके से हो और पढ़ाई भी उन्नत तरीके से हो। इसके लिए अच्छे और कुशल और ज्ञानी भाषा के विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। सरकार इस दिशा में करे। दामोदर जी, बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छी पहल भी हम कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड विधानसभा टीवी द्वारा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में सदन समाचार प्रसारित करा रहे हैं। झारखंड विधानसभा टीवी से जो भी क्षेत्रीय भाषा है और उन भाषाओं में सदन का समाचार प्रसारित कराने का काम वो कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे। और ख़ास करके क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए रविंद्रनाथ महतो की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। देखिए, निश्चित रूप से जेबीएस टीवी के शुभारंभ से लेकर आज तक जी, निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रविंद्रनाथ जी का जो योगदान रहा है, झारखंड राज्य की जनता उनके प्रति कृतज्ञ है। और सबसे ज़्यादा और इन लोग सराहनीय पहल जो स्पीकर साहब ने किया है, तो निश्चित रूप से स्पीकर साहब को, जेबीएस टीवी के सारे मित्रों को और जितने भी जेबीएस टीवी में लगे हुए हैं सभी लोगों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इन लोगों ने क्षेत्रीय भाषा में भी प्रसारण शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य की जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, मेरा सुझाव रहेगा कि आगे जनजातीय भाषा में भी इनका प्रसारण हो, क्योंकि राज्य की हो रहा है जनजातीय भाषाओं में भी। नहीं, चलिए, और अच्छी बात है, चूंकि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण हो रहा है तो हम लोग फिर और से सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड विधानसभा के जो स्टाफ है वही लोग कर रहे हैं, कहीं बाहर से लाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ के ही संसाधन का बेहतर उपयोग करके विधानसभा अध्यक्ष करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल स्पीकर साहब इसके लिए और उनकी पूरी टीम इसके लिए धन्यवाद का पात्र है कि अपना जो संसाधन है, अपना जो मैन पावर है, उसी के बीच में सीमित संसाधन में इतने बेहतर तरीके से अपने संसाधन का उपयोग करते हुए राज्य की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के प्रचार प्रसार, इनके संवर्धन और संरक्षण के लिए इतना सुंदर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से फिर से स्पीकर साहब और पूरी टीम को हम अपने प्रति उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अच्छा, हम अब फिर लौटते हैं अपने जो राज्यपाल के अभिभाषण पे। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में एक बहुत ही अच्छी चर्चा की और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि राज्य के निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 5% का क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू सरकार ने किया है। निश्चित रूप से ये बात सत्र में भी इससे पहले भी आया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा किया था और उस घोषणा को इस अभिभाषण के माध्यम से इन लोग मूर्त रूप दे दिया है। जी जी, निश्चित रूप से झारखंड राज्य का निर्माण में झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कितने आंदोलनकारियों ने अपने जान
न्यौछावर कर दिए। जी। और उनके बलिदान का ही योगदान है कि आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो निश्चित रूप से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देना सराहनीय काम है। सरकार के इस प्रयास की हम लोग सराहना करते हैं। लेकिन इसमें एक सुझाव, कई सुझाव इसमें सरकार ने एक पहल जरूर किया है, एक अच्छा पहल किया है, शुरुआती पहल है कि हम जो झारखंड आंदोलनकारी हैं उनके आश्रितों को 5% का हम लोग सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण देने का काम करेंगे। सरकार की ये पहल है। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण विषय, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि आज झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग बना हुआ है। और इस आयोग का काम है कि जो झारखंड आंदोलनकारी है और उनका जो आवेदन है उस आंदोलन का त्वरित निष्पादन है। अभी हमारा जैसे हमारे पास हमको जो जानकारी है कि लगभग 63,000 लोगों ने, झारखंड आंदोलनकारियों ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पास अपना आवेदन दिया था। और इन 63,000 आवेदनों में लगभग 5,000 लोगों को चिन्हितीकरण किया जा चुका है और उनको सम्मान के रूप में पेंशन राशि दी जा रही है। लेकिन अभी भी लगभग 58,000 आवेदन लंबित है। तो हम लोगों ने कई माध्यम से हम लोगों ने सरकार के समक्ष ये बात रखी है कि जो 58,000 आवेदन झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पास लंबित है, सरकार इसको जल्द से जल्द निष्पादित करे ताकि जो आंदोलनकारी है उनको सम्मान स्वरूप पेंशन की राशि मिल सके। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, कई लोग हमारे झारखंड आंदोलनकारी में कई लोगों की जान जा चुकी है। तो हम लोगों का सरकार से कई बार मांग रहा है, आगे भी रहेगा, कि जो झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड आंदोलन के क्रम में जिनकी जान चली गई है, जो शहीद हो गए, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके राज्य सरकार शहीद का दर्जा देने का काम करे। ये काम अभी तक नहीं हो पाया। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार ने ये पहल की है, बहुत अच्छी पहल है, बिल्कुल। और कम से कम सम्मान देने का काम किया है। नहीं, बिल्कुल सरकार की इस पहल की हम लोग सराहना करते हैं। बहुत ही गरीबों और एक कदम आंदोलनकारियों को सम्मान देने के क्रम में एक कदम सरकार आगे बढ़ी है। उसमें कई चीज़ और करने की आवश्यकता है झारखंड आंदोलनकारियों के हित में। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो लोग झारखंड आंदोलन के क्रम में जो शहीद हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके गजट, अभी तक गजट प्रकाशित नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों का ये गजट प्रकाशित भी सरकार करे। और ये सरकार भी आंदोलनकारियों की सरकार है। शिबू सोरेन जी के संघर्ष से झारखंड का निर्माण हुआ। बिल्कुल जो सरकार है आंदोलनकारियों की है, गुरुजी की है, तो ये आंदोलनकारियों की सरकार। और इसी सरकार ने गरीबों के कल्याण के, खास करके गरीब तबके के स्कूटर चढ़ने वाले, मोटरसाइकिल चढ़ने वाले लोगों के लिए पेट्रोल में सब्सिडी देने की योजना शुरू की है और 250 रुपये तक की राशि उसको दी जाएगी। इसको किस रूप में आप देखते हैं? सरकार का एक प्रयास है कि जो गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, चूँकि पेट्रोल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें से हम लोग 25 रुपया से पर लीटर के हिसाब से 10 लीटर का यानी 250 रुपये हम लोग उनको सब्सिडी देने का काम करेंगे। सरकार का पहल अच्छा है, इसका सदुपयोग हो और इसका ज़्यादा से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे जो गुजर बसर करने वाले लोग हैं इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, तभी सरकार की जो ये मंशा है ये पूरी हो पाएगी। पर्यटन नीति 2021 लागू की गई है। राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए ये नीति लाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो नई पर्यटन नीति लाई है निश्चित रूप से सराहनीय पहल है सरकार का। लेकिन झारखंड में अभी भी जो पर्यटन की स्थिति होनी चाहिए, हम लोग छोटे छोटे स्टेट को देखें, उड़ीसा पर्यटन के बल पर कहाँ से विधायक के रूप में तो आप कई राज्य का दौरा किए हैं और पूरे देश को देखने का मौका मिला है। छोटे छोटे जगहों को किस तरह से विकसित करके लोग पर्यटन के माध्यम से राशि कमा रहे हैं, छोटे राज्य या छोटे स्थान पर भी देखेंगे। उस हिसाब से जहाँ पर्यटन की अपार संभावना झारखंड में है, तो यहाँ भी हम लोग इसको विकसित करके जरूर। देखिए, यहाँ पर क्या है कि झारखंड में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के साथ साथ कई ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक केंद्र भी है। तो निश्चित रूप से सरकार इनको एक टूरिज्म पॉइंट और टूरिस्ट सर्किट बना के इसको आगे बढ़े तो निश्चित रूप से, जैसे हम लोग उदाहरण स्वरूप बात करते हैं, रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर बहुत फेमस है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर महत्व है, देश विदेश के लोग आते हैं। ठीक वहीं से अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो लुगुबुरु जो ललपनिया में है, ये निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश के लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आते हैं। ठीक उससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो एक तेनुघाट डैम है। जिस तरह से अभी हम लोग पतरातू डैम को टूरिस्ट स्थल के रूप में सरकार डेवलप की है,
तो पतरातू डैम के तर्ज पर तेनुघाट डैम को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके इसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो ईटखोरी में भद्रकाली है। तो ये जितने भी अगल बगल में हम लोग हैं, अब हम लोग बाबा धाम चले जाते हैं, बासुकीनाथ है, वहाँ से आगे हम लोग और बड़े थोड़ा सा मलूटी वगैरह है। मलूटी है। तो कई ऐसे झारखंड में महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम लोग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित फॉल करके भी बहुत एक से एक। बिल्कुल यहाँ पर अब रांची के अगल बगल ही अगर हम लोग ले तो हुंड्रू है, जोना है, एक से एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जलप्रपात है। तो सरकार निश्चित रूप से इन सारे पर्यटन स्थलों को इसको विकसित करने की दिशा में और ज़्यादा सार्थक और सकारात्मक पहल करने की डलमा आवश्यकता है। वगैरह है। हाँ बिल्कुल, दलमा है, बेतला है, जी लोध जलप्रपात है, नेतरहाट है। जी। तो कई झारखंड में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है। और अब अगर हम लोग बात करें तो अभी लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। बहुत अच्छी। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हम लोग जा नहीं सकते हैं, जहां हम लोग जाकर रुक नहीं सकते हैं और ऐसे पर्यटन स्थलों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सरकार काम अच्छा कर रही है, नई पर्यटन नीति ला रही है, इसको और सार्थक और इसको जमीन पर सकारात्मक उतारने की आवश्यकता बिल्कुल है। जमीन पर उतारने की आवश्यकता क्योंकि है। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम का है कि कोई अगर बिल्कुल। कोई चीज करना चाह रहा है तो उसको सिंगल विंडो में सुविधा मिलेगी। तो इसको जमीन पर उतार के हम पर्यटन के माध्यम से और रेवेन्यू इकट्ठा कर हाँ सकते बिल्कुल, हैं। इसे और रेवेन्यू के रोजगार साथ भी साथ रोजगार क्योंकि पर्यटन से बिल्कुल। रोजगार जुड़ा है, डायरेक्ट भी रोजगार है, इनडायरेक्ट भी रोजगार जुड़ा बिल्कुल। हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी नीति है बिल्कुल। और राज्यपाल के भाषण में इसकी घोषणा की गई नहीं, है। बिल्कुल, इससे क्या होगा कि हम लोग पर्यटन स्थल का विकास होगा, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी, इसके साथ साथ हम लोग हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। तो इस दिशा में सरकार का जो पर्यटन नीति लाई है निश्चित रूप से सकारात्मक पहल है। देवघर, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू जिलों में आवंटित भूमि में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित, क्योंकि अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसके आधार पर सोलर से ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है, तो उस पर सरकार ध्यान दे रही है। तो ये भी चर्चा का विषय है अभिभाषण में। देखिए, अभी अभी अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया विश्व स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो चाहे हम लोग अपने देश की बात करें, दूसरे देश की बात करें, अपने राज्य की बात करें, दूसरे राज्य की बात करें, तो सभी लोगों का मूल मकसद है कि अब हम लोग कार्बन उत्सर्जन जितना कम से कम कर सके। पर्यावरण की रक्षा हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर सके। तो ग्रीन एनर्जी पर सभी लोगों का बल है और सरकार ये जो पहल कर रही है सोलर के लिए, तो निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी के तरफ से ये सरकार का अच्छा पहल है। अब गिरिडीह शहर को सोलर सिटी बनाने जा रही है, कई अन्य छोटे छोटे शहरों में भी सोलर प्लांट लगाने का, और ये सस्ता भी है और ये काफ़ी उपयोगी भी है। जी, वन टाइम पैसा लग रहा है और सबसे ज़्यादा कि पर्यावरण को प्रदूषित होने का कोई संभावना नहीं है। और ऐसे भी हम लोग जो परंपरागत तरीके से जितने भी, चाहे TTPS ललपनिया की बात करें, CTPS चंद्रपुरा की बात करें, BTPS की बात करें, तो यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन भी ज़्यादा है और जितना कॉस्ट है उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं है। तो हमारा क्या है, लागत में ज़्यादा है और उसके हिसाब से उपयोगिता कम है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये सोलर सिटी डेवलप करने का जो प्लान है राज्य के हित में और ग्रीन एनर्जी के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक सार्थक पहल सिद्ध होगा। एक और बहुत अच्छी योजना शुरू की गई है और आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी कहा कि इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के तहत 6 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, हालांकि राज्यपाल के भाषण में 7 है उसकी संख्या, तो विदेश पढ़ने के लिए भेजा गया और उसकी सारी छात्रवृत्ति की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। तो एक बहुत अच्छी योजना है और आज मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि इस योजना में अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को भी जोड़ा जाएगा और इसका विस्तार किया जाएगा। तो ये गरीब बच्चों के लिए विदेश जाने का जो सपना होता था, विदेश में पढ़ने का जो उनकी लालसा रहती थी, उससे भी पूरा होगा। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जब अपने बजट अभिभाषण में अभी वाले में और इससे पहले भी सरकार ने इस ओर संकेत किया था कि हम मरांग गोम के पारदेशी छात्रवृत्ति योजना लाएंगे
और इसमें राज्य के जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं, जो मेधावी हैं और जो गरीब हैं, जो विदेश में पढ़ाई करने में अपना खर्च वहन नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को सरकार अपने खर्च पर वहाँ पर विदेश भेज के उनको उच्च शिक्षा दिलाने का काम करेगी। और इसमें आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमने 6 शेड्यूल ट्राइब के छात्रों को विदेश भेज के उच्च शिक्षा के दिशा में हमने सहायता किया। हम लोगों का इससे पहले भी विधानसभा में मांग था सरकार से कि शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ राज्य में जो शेड्यूल कास्ट के या जो ओबीसी के स्टूडेंट है, जो मेधावी या है, जो अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक है, जो मेधावी है, जो गरीब है, निश्चित रूप से शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ एससी और SC, ST, ओबीसी और माइनॉरिटी माइनॉरिटी को भी सरकार इसी तर्ज पर उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभाशाली और गरीब छात्रों को भेजने का काम मुख्यमंत्री करें। हेमंत सोरेन जी ने आज सदन में इसकी बिल्कुल, घोषणा भी सदन में आज मुख्यमंत्री जी ने इसी और आश्वस्त भी किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में शेड्यूल ट्राइब के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों जो को भी प्रतिभाशाली और गरीब छात्र हैं वो भी विदेश में बच्चों को जाके भी उच्च विदेश शिक्षा जाने का प्राप्त। सपना साकार होगा और उनको राज्य सरकार अपनी छात्रवृत्ति योजना से जोड़ेगी। इसके बाद एक बहुत ही चर्चित योजना रही है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, जिसके तहत कहा जा रहा है कि 24,000 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त करके आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा गया। राज्यपाल ने इसकी चर्चा की है अपने अभिभाषण में। देखिए, इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का भी आया था और अभी जो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में सरकार ने इस योजना के तहत हर एक कार्यक्रम में, हर एक जनता दरबार में, हर एक आपके द्वार कार्यक्रम में सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन लेने का काम किया था। और जितने भी आवेदन राज्य स्तर पर आए थे, लगभग 24,000 लगभग वो महिलाओं का आया था। और इस योजना का उद्देश्य था कि जो महिलाएं परंपरागत तरीके से दारू चुलाने का काम करती है, दारू बेचने का काम करती है और उनका रोजगार का मुख्य साधन यही है, तो इनको ऐसे परंपरागत व्यवसाय से हटाने के लिए और फिर से कोई नए परंपरागत तरीके से हटकर कुछ नए रोजगार सृजन के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम बनाने के लिए और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार का एक पहल अच्छा है, लेकिन इसमें हम लोग का एक ये भी सुझाव था कि निश्चित रूप से सरकार फूलो झानो योजना के तहत अच्छा कर रही है, काफ़ी संख्या में इस योजना का लाभ ले रही है और अपने परंपरागत व्यवसाय को दारू बनाने, चुलाने और बेचने के काम से मुक्त हो रही है और अपने नए रोजगार सृजन का नया व्यवसाय शुरू कर रही है। ये सराहनीय पहल है, लेकिन कहीं न कहीं झारखंड के लिए हम लोग पहले से भी इस बात का मांग करते रहे, आज भी करते रहे और आज भी कई माननीय सदस्य का ये बात आया था कि झारखंड में बिहार के तर्ज पर पूर्ण शराबबंदी हो, इस दिशा में भी सरकार को पहल करनी चाहिए। खेलों के क्षेत्र में भी झारखंड बहुत अच्छा कर रहा है और पिछले वर्ष ओलंपिक खेल हुए थे, तो उस ओलंपिक खेल के सेमीफाइनल में, महिला हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारतीय टीम के 2 खिलाड़ी झारखंड की थी, निक्की प्रधान और सलीमा टेटे। उनको 50-50 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। राज्य सरकार की तरफ से स्कूटी दिया गया, लैपटॉप दिया गया, स्मार्टफोन दिया गया। एक बहुत अच्छी पहल और इसकी भी चर्चा राज्यपाल के भाषण में हुई है। देखिए, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय को भी जी, कि अध्यक्ष महोदय ने भी जैसे ही हमारे राज्य की बेटियां, विशेष करके सिमडेगा के और हॉकी में जी, जो टोक्यो ओलंपिक में झारखंड राज्य का नाम रोशन करके जैसे ही लौटी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सम्मानित करने का काम किया था और सरकार ने भी आर्थिक सहयोग करने के लिए उनको सम्मानित करने का काम किया है। इसमें हम लोगों का एक सुझाव भी था सरकार को। सुझाव भी ये था कि झारखंड में निश्चित रूप से हॉकी में यहाँ के बेटे और बेटियाँ बहुत अच्छा कर रही है। झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रही है। और इसे भी कुछ खेल और हैं, जैसे हम लोग बात करें तीरंदाजी झारखंड का परंपरागत खेल है और इस खेल में भी तीरंदाजी में भी कई, जैसे हम लोग कमोलिका बारी की बात करें, दीपिका की बात करें, तो तीरंदाजी में भी जो महिलाएं, जो लड़कियां गई थी टोक्यो ओलंपिक में, दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी और अंकिता भगत, तो दीपिका का जो तीसरा ओलंपिक खेल था और उसको 45 लाख रुपए की राशि, कोमलिका बारी और अंकिता भगत को 20-20 लाख रुपए की नगद पुरस्कार की राशि राज्य सरकार ने प्रदान की है। देखिए, निश्चित रूप से हॉकी या तीरंदाजी या इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए
ये सरकार का ये प्रोत्साहन योजना बहुत ही सराहनीय है। इसमें हम लोगों का एक सुझाव भी था सरकार से कि हॉकी तीरंदाजी के साथ साथ कई ऐसे झारखंड के खिलाड़ी रहे हैं जो झारखंड का नाम कई मोर्चे पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने का काम किए हैं और कई ओलंपियन भी रहे। तो जो भी ओलंपिक में कई ओलंपियन रहे हैं, कई मेडलिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड तो कप में, बिल्कुल एशियन वर्ल्ड गेम्स कप में, एशियन गेम गेम्स में, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड कप में, बिल्कुल, तो कॉमनवेल्थ गेम हाँ, में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हॉकी और तीरंदाजी के साथ साथ जिन खेलों में यहाँ के लड़कों ने अच्छा किया है, राज्य का नाम रोशन किया है, मेडल राज्य के लिए जीत के लाने का काम किया। अगर हम लोग तीरंदाजी में बात करें तो कुछ दिन पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ कई की लड़कियां तीरंदाजी तो हमारा बिल्कुल बहुत ही लोकप्रिय खेल है। हॉकी और तीरंदाजी झारखंड का लोकप्रिय खेल है और इस खेल बिल्कुल। में काफी बच्चे आगे बिल्कुल, आ हम रहे लोग हैं। तीरंदाजी जैसे मधुमिता ही एशियन में सिल्वर मेडल जीत के लाई थी। कई कई ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खेलों में जो राज्य का नाम रोशन किए हैं और राज्य के लिए जो मेडल जीत के लाए हैं, इन सभी लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने एक और चर्चा की कि झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से ये योजना पत्रकार मित्रों के लिए और उनके परिवार के लोगों के लिए एक सुखद योजना है और सुखद समाचार भी है। निश्चित रूप से इस योजना का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार पत्रकार मित्रों के सम्मान में और उनको सहयोग देने के उद्देश्य से इस तरह की योजना लाई गई है। तो इसका हम लोग सराहना करते हैं इस योजना के लिए सरकार के। तो सदन ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन बातों की चर्चा की उस पर हम लोग आपस में, लंबोदर महतो जी ने उस पर विस्तार से अपना विचार व्यक्त किया। हम यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।